नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जनरल साइंस का टॉपिक लाइट, इसके 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड, इनका सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर वीडियो में करेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस में लाइट चैप्टर है, तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हां दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि जितने भी अपडेटेड पीडीएफ और वीडियोस हैं उन्हें शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो वो किस ओर मुड़ जाती है। यानी आपसे ये कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो आपको इतना पता है कि लाइट डेविएट हो जाएगा। किस साइड मुड़ेगी ये? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए, आपको क्लियर क्वेश्चन दे रखा है कि हवा से ग्लास में जा रही है। तो आपको पता है कि हवा जो होता है उसका अपवर्तनांक है 1 और ग्लास में एंटर हो रही है लाइट। तो प्यारे बच्चों, ग्लास जो है इसका म्यू 1.5। तो हम ये कह सकते हैं कि हवा माध्यम जो है वो विरल है, रेयर मीडियम। ग्लास जो हमारे पास में है वो डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट अगर विरल से सघन की ओर जाती है तो हमेशा उसकी स्पीड जो है म्यू बढ़ने के कारण में उस प्रकाश की चाल घटेगी, और स्पीड घटेगी तो प्यारे बच्चों लाइट अधिक मुड़ेगी। और लाइट अगर अधिक मुड़ेगी तो सीधा सीधा सा जवाब है कि ये अभिलंब की तरफ आएगी, क्योंकि जितनी स्पीड कम होगी उतनी नॉर्मल की तरफ जाएगी, यानी ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर, जिसको आप कह सकते हो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो कौन सा होगा? तो हम कहेंगे ये अभिलंब के निकट। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस घटना का प्रयोग किया जाता है कौन सा है? देखिए, 4 चीजें दे रखी है इसमें। सबसे कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है अपवर्तन, और चौथा अवशोषण गुणांक की बात करें। साफ पता है अवशोषण गुणांक तो हो नहीं सकता। प्रकीर्णन की बात करते हैं तो प्रकीर्णन में क्या होता है कि लाइट अगर किसी कण से टकराती है और टकराने के बाद 7 रंग प्राप्त होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स अगर मिलते हैं तो वो होगा हमारे पास प्रकीर्णन। तो प्रकाशीय तंतु जो होता है उसमें रंग प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा। अपवर्तन माध्यम चेंज करने की घटना है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करते हैं प्रकाशीय तंतु ऐसे होती रही। ये अंदर का जो भाग होता है वो ग्लास का होता है और बाहर का जो भाग होगा वो रबर का होगा। अंदर वाले भाग को हम कहते हैं कोर, ये अंदर वाला भाग जो है इसको हम कहेंगे कोर, और बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं क्लैडिंग, रबर का बना हुआ होता है। और सिंपल सी चीज है, अंदर वाला जो माध्यम है कोर, इसका म्यू होना चाहिए ज्यादा सघन, और क्लैडिंग का म्यू हमारे पास में क्या होगा? कम। अब जब लाइट को आप इंसिडेंट करते हो यहां पर, तो जब लाइट इस जगह पर गिर रही है तो यहां का जो एंगल होगा वो आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? लाइट यहां बेंड होगी। अब यहां पर मैं नॉर्मल बनाता हूं, ये अगर क्रांति कोण से अधिक है तो ये वाला एंगल भी क्रांति कोण से अधिक होगा। और मैथमेटिक्स में देखिए z बन रहा अल्टरनेट एंगल्स, ये भी आपके पास आई जो है वो क्रांति कोण से ज्यादा। इस प्रकार से लाइट टकराती हुई बाहर निकलती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो है जिस फेनोमेना पे काम करती है वो है TIR, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रखा है? एक प्रकाश किरण ग्लास से पानी में प्रवेश करती है तो क्रांति कोण का मान बताइए। आप लोगों को क्लियर बता रखा है कि जब हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास एक पारदर्शी सतह होती है। यहां पर हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे। यहां पर हमने एक अभिलंब बनाया, इसमें अभिलंब बनाने के बाद में यहां से एक लाइट को एंटर करेंगे। ये वाला एंगल I इजिकल्स टू क्रिटिकल एंगल अगर है, आपको पता है कि जो लाइट इससे पार निकल रही है वो लाइट इस सतह के समानांतर हो जाएगी। तो क्रांतिक कोण पर R का मान कितना होता है?
90 डिग्री। अगर ये लाइट ग्लास से, तो ये हो गया हमारे पास म्यू ग्लास, और ये वाला जो भाग हमारे पास में है ये हो गया म्यू वाटर। ऐसे दे रखा है कि लाइट ग्लास से वाटर में एंटर हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि क्रांति कोण जब होता है तो यहां पर जो घटना देखने को मिलती है वो होती है अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। और जहां जहां अपवर्तन होता है वहां पर हम स्नेल का नियम यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल का नियम यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए आप लोगों को बता रखा है म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। अब देखो दोस्तों, म्यू1 कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई कितना है, क्रिटिकल एंगल। म्यू2 हमारे पास कितना है, वाटर में जा रही है लाइट। और साइन आर की वैल्यू कितनी दिख रही है, 90 डिग्री। यहां पर अब वैल्यूज डाल देंगे। तो ग्लास जो हमारे पास में है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3/2। ये हो जाएगा साइन सी इक्वल्स, म्यू वाटर हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई, ये हो गया 1। आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है इसमें, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे। तो साइन सी इक्वल्स टू 8/9। तो सी इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स 8/9। अब ये ऑप्शन किस में है ये ढूंढ लीजिए। तो क्रिटिकल एंगल है साइन इनवर्स 8/9, तो साइन इनवर्स 8/9 सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन। डायरेक्ट आपको क्रांति कोण का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको हमेशा क्वेश्चन स्नेल के नियम से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल और कांच के क्रांतिक कोण के बीच संबंध बताइए। कई बार बच्चा बोलता है कि साहब क्या वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, नहीं, आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, उनसे हो जाएगा। आपको बताया कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाटर के लिए, पानी के लिए बात करें तो पानी का जो म्यू होता है हमारे पास में दैट इज 4/3, यानी कितना होगा 1.3। दूसरा हम बात करते हैं ग्लास के लिए, कांच जो हमारे पास में है इसका म्यू होता है 3/2, वैल्यू होगी 1.5। अब आपको देख लीजिए, ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी म्यू की वैल्यू ज्यादा है, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण क्या होगा, कम। तो म्यू ग्लास का ज्यादा है तो क्रांति कोण इसका कम। सेम जस्ट उल्टा, म्यू की वैल्यू वाटर के लिए कम है तो म्यू कम होने के कारण इसका क्रांति कोण क्या होगा, ज्यादा। आप ये कह सकते हो कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम होगा जबकि वाटर जो है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। ऐसा ऑप्शन जिसमें आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर। तो ग्लास को कम करना है और वाटर को ज्यादा। तो देखिए ए ऑप्शन जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, कांच से हवा में प्रवेश करते हुए प्रकाश का किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पता है कॉचीज लॉ होता है, कॉशी का नियम, इससे सॉल्व किया जाता है। देखिए यानी टीआईआर और कॉशी के नियम को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे कह रहा है कि लाइट जो है वो ग्लास से एयर में एंटर हो रही है, ग्लास से एयर में, यानी सघन से विरल में जाएगी तभी टीआईआर बनेगा। और आप लोगों को पता है कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू होता है। ये पूछ रहा है कि किस रंग के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिनिमम होगी। तो देखिए अगर मुझे सी की वैल्यू कम चाहिए तो इसके लिए म्यू का मान ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चा कहे सर म्यू का लेमडा से क्या रिलेशन है, यानी रंग जो होते हैं वो लेमडा डिसाइड करता है। तो देखिए एक हमारे पास नियम आता है जिसको हम कहते हैं कॉशी का नियम, कॉशी का नियम, कॉचीज लॉ कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ए और बी कांस्टेंट है तो म्यू और लेमडा को देखिए तो आप ये कह सकते हो कि म्यू और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी। अब देखो आपको म्यू की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होने के लिए लेमडा का मान सबसे कम। तो हम ये कह सकते हैं जिसका लेमडा सबसे कम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, कम। अब बच्चा कहे सर इन चारों रंगों में से लेमडा सबसे कम किसका होता है। तो लाइट जो होती है वो 7 रंगों में होती है विबग्योर, विबग्योर। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉयलेट कलर जो होता है इसका लेमडा सबसे कम, रेड कलर जो होता है इसका लेमडा सबसे ज्यादा। अब देखिए
सबसे पहले कह रहा रेड कलर, तो आप कहोगे रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में आया ग्रीन कलर, तीसरा हमारे पास में येलो कलर, और चौथा है बैंगनी रंग। इन चारों ऑप्शन में वॉयलेट कलर जो है उसका लैम्डा सबसे कम। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंगनी रंग जो है, बैंगनी रंग वॉयलेट कलर, इसका लैम्डा सबसे कम, इसके लिए म्यू का मान सबसे ज्यादा, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो वॉयलेट कलर होगा। यानी पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेगिस्तान में मृग मारीचिका होती है। मिराज जो होता है, आप लोगों को पता है कि रेगिस्तान में हो या गर्मियों के दौरान सड़कों पर पानी का दिखाई देना, ये एक तरह से इल्यूशन है, आभासी भ्रम होता है। ये घटना जो है पूरी तरह से डिपेंड करती है TIR पर, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब चार ऑप्शन दे रखे, सी ऑप्शन में कह रहा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर एक चीज याद रखनी है, अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो जिस प्रकार से गर्मियों में मृग मारीचिका होती है, मृग मारीचिका होती है यानी ओआसिस, सेम उसी प्रकार से सर्दियों का मतलब अपने यहां पर नहीं, सर्दियों में वहां पर जहां पर सतह पर क्या हो, बर्फ हो, वहां पर एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं लूमिंग। अब देखो, मृग मारीचिका में सड़क का चमकना दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सड़क के भीतर होगा। लूमिंग जो होती है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हवा में दिखाई देता आभासी रूप से। इस क्वेश्चन में तो ये पूछा रेगिस्तान में मृग मारीचिका, रेगिस्तान में बर्फ नहीं होती है, तो इसलिए घटना हमारे पास में कौन सी होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? दोस्तों आप लोगों को पता है कि पेरिस्कोप इस प्रकार का एक उपकरण है जो पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। यहां पर इस प्रकार से समतल दर्पण लगे हुए होते हैं, प्लेन मिरर, यहां से देखा जाता है इसको। अब मान लो यहां कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे, यहां से लाइट आई, अब यहां टकराने के बाद लाइट इधर चली जाती है, और यहां टकराने के बाद लाइट आंखों में एंटर होगी। तो आप लोग मुझे बताइए, ये जो पेरिस्कोप है इसमें लाइट ग्लास से टकरा के वापस लौट हो रही है, तो ग्लास से टकरा के वापस लौटने की घटना, इसको हम कहते हैं परावर्तन। यानी पेरिस्कोप के पीछे का जो फेनोमेना है, तो रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा परावर्तन। यानी 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, तरनताल स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहराई का दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए सिंपल सा फंक्शन क्या होता है इसमें, आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो मैं ये स्विमिंग पूल की बात कर लेता हूं, ठीक है, ये हम बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि स्विमिंग पूल के अंदर पानी भरा हुआ होता है और आप इसको देख रहे हो हवा से। तो अगर मैं विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर देखता हूं तो वस्तुएं मुझे उठी हुई दिखाई देंगी या धसी हुई। मान लो हमने बात की स्विमिंग पूल के इस पैंदे की बात की, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, यहां से कोई भी एक लाइट जो है ये इस प्रकार से यहां पर हिट करती है, ऐसे यहां स्ट्राइक करेगी। इस जगह पर हम एक अभिलंब बना देंगे इसमें। आपको पता है कि अंदर है पानी और बाहर जो माध्यम है वो हो गया हमारे पास वायु। तो डेंसर से रेयर मीडियम की ओर लाइट जा रही है। अगर लाइट सघन मीडियम से विरल की ओर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हटेगी। आप कहोगे लाइट इस प्रकार से अभिलंब से दूर हटती है। अब यहां पर हम इसको आंख लगा के देख रहे हैं, और हमारी आंखों की सबसे गंदी आदत कभी भी लाइट को मुड़ा हुआ नहीं देखती, स्ट्रेट देखती है। यानी यहां पर यह वस्तु रखी हुई थी, तो मैं ऐसे कह सकता हूं इस जगह पर कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए हम एक काम करते हैं, इस लाइट को आभासी रूप से पीछे की ओर बेंड करते हैं ऐसे। जहां पर ये लाइट इसको टच कर रही है, इसको मैं डॉटेड कर दूं, ये आभासी है। ये जहां पर ये लाइट इसे टच करेगी यहां इसका प्रतिबिंब दिखेगा। यानी ये हमारे पास में क्या है, वास्तविक गहराई है।
वास्तविक गहराई, एक्चुअल डेप्थ हो गई, और ये जो आपके पास में है ये आभासी गहराई है, वर्चुअल डेप्थ, आभासी गहराई। तो आप लोगों को पता है कि स्विमिंग पूल तो इतना गहरा है पर आपको दिखेगा इतना, किस कारण? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो मुड़ जाती है, मुड़ने के कारण वास्तविक वस्तुओं का साइज कुछ डिफरेंट दिखता है। तो माध्यम चेंज करने वाली जो घटना है उसे हम कहते हैं अपवर्तन। तो स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से डिफरेंट गहराई का दिखना ये रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की घटना पर बेस्ड होता है। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है जहां पर कणों की संख्या सबसे कम, वहां पर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। तो देखिए, जैसे मैं बात करता हूं विरल माध्यम की, विरल माध्यम, रेयर मीडियम की बात करूं तो म्यू की वैल्यू सबसे कम होगी, और म्यू की वैल्यू सबसे कम होगी तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। तो आपसे कह रहा है दुर्लभ माध्यम यानी विरल माध्यम, सघन माध्यम, दोनों में सेम, इनमें से कोई नहीं। तो रेयर मीडियम जो होता है इसमें कणों की संख्या सबसे कम होती है तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, अ कॉइन इज एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक सिक्का पानी के भीतर 20 सेंटीमीटर की गहराई पर है, तो हवा से देखने पर सिक्का कितना गहरा दिखाई देगा? तो देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने। मान लो ये ग्लास हो गई, यहां पर कोई भी एक सिक्का रखा हुआ है। अब ये मैंने इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे अभिलंब बना दी। अब देखो, लाइट कहीं से भी आई, इस सिक्के के ऊपर गिरी है, तो सिक्का जो है उससे एक लाइट निकली, ऐसे ये लाइट बना दी। अब लाइट पानी से एयर में जा रही है, तो आपको पता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगी। अब यहां पर आप अपनी आंख लगा के तैयार बैठे हैं इसे देखने के। अब लाइट आपकी आंखों में गई, अब लाइट जो इमेज बनाएगी वो ऐसे, देखो इसको पीछे की तरफ मैं आगे बढ़ा दूं, यहां, तो सिक्का तो वास्तव में यहां था, अब दिखाई देगा यहां पर। यानी सिक्के की गहराई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। आपसे पूछा है कि तो हवा से देखने पर सिक्के की गहराई कितनी होगी, आपसे ये पूछ लिया ई डैश की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि विस्थापन कितना होगा, यानी ये जो x आपके पास है ये विस्थापन। तो फॉर्मूला आपको पता है x इज इक्वल्स टू टी 1 - 1 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू आपके पास में होगी 4/3, क्योंकि वाटर की बात कर रहा है। तो x इक्वल्स टू 20, 1 - 1/4/3, टी को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 20, 1 - 3/4, एलसीएम ले लो, 4, 4 - 3 1, तो x इक्वल्स टू हुआ 20/4। ये काटोगे 5 सेंटीमीटर, आंसर नहीं है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सिक्का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर गहरे में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो डी डैश जो है हमारे पास में वो d - x, यानी 20 - 5 सेंटीमीटर, इट विल बी 15 सेंटीमीटर। तो सिक्का जो आभासी रूप से गहरा दिखेगा वो 15 सेंटीमीटर। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना। ये थोड़े लोचे वाले क्वेश्चन होते हैं पर घबराना नहीं इसमें। देखिए, ये कह रहा है कि पानी के सापेक्ष ग्लास का जिसका अपवर्तनांक निकालना उसको ऊपर रखना है। तो आपको ग्लास का अपवर्तनांक चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? वाटर में, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू वाटर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में होगी 3/2, ये वैल्यू है 4/3, कितना बन जाएगा हमारे पास में? ये 9/8। अब काट लो इसको, ये कटेगा 1.1, बच गया 0, लगभग आ गया 1 हमारे पास में, 2 बच गया तो लगभग 2 हो गया। तो आप इसको कह सकते हो कि 1.8 राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 1.13 जो है 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या रखा है? सतह से आपतित किरण का कोण 41 डिग्री है। मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक सरफेस हो गई,
सतह, इस सतह पर हमने किसी एक अभिलंब का निर्माण कर दिया ऐसे, ये हो गया आपके पास अभिलंब, नॉर्मल कह देते हैं, और ये बन गई हमारे पास में सतह, कोई भी सरफेस की बात कर। अब आपसे ये कह रहा है यहां से कोई भी एक लाइट आई इस प्रकार से, लाइट ऐसे एंटर की, सतह से आपतित किरण 41 डिग्री का कोण बना, ये है 41 डिग्री। तो न्यूटन का परावर्तन का नियम कहता है कि लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में सेम होंगे। अब सवाल पूछा परावर्तन कोण, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये पूरी वैल्यू 90 होती है हमारे पास, ये 90 होता है पूरा, 90 में से 41 गया तो हमारे पास में यहां बचेगा 49, ये 49 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 49। तो आप कहोगे अगर आपतित किरण सतह के साथ 41 डिग्री का एंगल बना रही है तो प्यारे बच्चों परावर्तित किरण 49 डिग्री का एंगल बनाएगी। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक पक्षी 15 मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ रहा है, पानी में एक मछली ने इस पक्षी को देखा तो मछली द्वारा दिखाई देने वाले पक्षी की ऊंचाई क्या होगी। पिछला ग्लास का जैसा क्वेश्चन था, जस्ट उसका रिवर्स। मान लिया यहां पर कोई भी एक पक्षी उड़ रहा है, इस पक्षी की जो हाइट है वो ये हो गई हमारे पास h हाइट मान ली। अब यहां पर माध्यम हो गया वायु, पक्षी पानी में नहीं हवा में उड़ेगा, और ये हो गया पानी, मछली हवा में नहीं पानी में रहेगी। लाइट कहीं से भी इस पक्षी पे गिरी और इसके बाद में इस प्रकार से देखो यहां टकराई, अभिलंब बना देंगे यहां पर, विरल से सघन में जा रही है तो लाइट अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ ऐसे। अब यहां पर मछली जो है आंख लगा के तैयार बैठी है देखने के लिए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस लाइन के ऊपर बनेगा, स्ट्रेट में नहीं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से एक आभासी रूप से लाइन को सीधा मिलाएंगे और जहां ये टकराएगी यहां पर इस पक्षी का प्रतिबिंब बनेगा। ये आपके पास में हुआ वास्तविक पक्षी, वास्तविक, ये आपके पास में है आभासी, वर्चुअल। इन दोनों के बीच का गैप हो गया x। अब हम बात करेंगे, आपसे पूछ रहा कितना ऊपर दिखाई देगा, तो ये हो गया h डैश, h डैश निकालना है, तो h डैश निकालने के लिए पहले x निकालना पड़ेगा। x का फॉर्मूला आपको बता रखा है, h म्यू माइनस, हवा का तो 1 है और हमारे पास यहां पानी है 4/3, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में 4/3। x इक्वल्स टू h कितना है 45, 4/3 माइनस 1, x इक्वल्स टू 45, एलसीएम ले लो 1/3, कट गया, x इक्वल्स टू आया 15 मीटर। अब आप देखो 45 मीटर वो पहले से ही था, 15 मीटर और शिफ्ट हो गया, तो h डैश की वैल्यू आएगी आपके पास h प्लस x, यानी 45 में 15 जोड़ दिए तो आपका आंसर आ गया 60 मीटर। 60 मीटर हाइट पे वो पक्षी उसे दिखाई देगा। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन। फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के पीछे जो फंडा है, कॉन्सेप्ट है, उसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रकाश हवा से ग्लास में प्रवेश करता है तो आपतित कोण होगा यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आपसे ये इस प्रकार से बात कर रहा है, ये हो गई सतह, एक साइड माध्यम हमने हवा बना दिया और एक साइड माध्यम हो गया आपके पास ग्लास। यहां पर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, नॉर्मल बनाने के बाद में ये कह रहा है कि लाइट आई ऐसे, ऐसे लाइट, यहां का एंगल हो गया हमारे पास आई, हमें नहीं पता कितना है, एयर से ग्लास में जा रही है तो विरल से सघन में जाएगी, तो लाइट आपको पता है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी ऐसे। तो ये जो आपके पास में इसे आर कह दिया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसको मैं μ1 कह दूं, इसको मैं μ2 कह देता हूं। स्नेल का नियम कहता है μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। μ1 कितना, हवा का 1, sin i आपतन कोण निकालना है तो sin i, μ2 कितना है ग्लास का, ये हो गया आपके पास में 3/2 मल्टीप्लाई साइन आर का मान कितना है 30 डिग्री हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं, साइन आई इज इक्वल्स टू 3/2। मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इट विल बी 3/4, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स
ये हो गया 3/4। और अगर पॉइंट्स में निकालना चाहे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0.75। अब देखो ये पॉइंट्स में नहीं चाह रहा है, तो साइन इनवर्स 3/4, यानी सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 14 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक सतह बना देते हैं। आपको पता है कि परावर्तन के लिए सतह जो है वो कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो। दूसरी चीज, आप इसके ऊपर में एक नॉर्मल बनाओगे, ऐसे अभिलंब बना दिया। और हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे एंगल जो है इस नॉर्मल के साथ बने, ठीक है। फिर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिर ये कह रहा है कि परावर्तन कोण 0 डिग्री है। तो मैं 2 कलर से लाइट बना रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये कह रहा है परावर्तन कोण, यानी यहां से लाइट गई, परावर्तन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एंगल हमेशा अभिलंब के साथ बनता है। अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब वो अभिलंब के समानांतर है। तो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो आर की वैल्यू आपके पास में 0 डिग्री दे रखी है। फिर ये पूछ रहा आपसे तो आपतन कोण कितना होगा। बच्चा कहे सर हमें तो एक स्नेल का नियम बताया गया, हम स्नेल के नियम से सॉल्व करेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। आर की वैल्यू 0 डिग्री है, तो साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको पता 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। साइन की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होती है, तो आप कहोगे आई इज इक्वल्स टू। दोस्तों एक तो ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी चीज आप लोगों को बताया है कि स्नेल का नियम कहता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू का मान कांस्टेंट होता है। अगर म्यू कांस्टेंट है तो इसको यहां शिफ्ट करें तो साइन आई प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइन आर होगा। ये कट जाएगा हमारे पास में, और आई प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर। तो आप कहोगे अगर आर की वैल्यू 0 है तो मेरे प्यारे बच्चों आई का मान भी 0, यानी जितने एंगल से लाइट आएगी उतने ही एंगल से लाइट टकरा के वापस निकल जाएगी। तो करेक्ट आंसर 15वें का हमारे पास में 0, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।